नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम यूपी आरबीएनएल के पेपर को सॉल्व करेंगे। यूपी आरबीएनएल अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। दोस्तों यह पेपर TG2 अर्थात टेक्निकल ग्रेड 2 के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड लिखा हुआ है। दोस्तों यह पेपर पूर्ण रूप से ऑफिशियल पेपर है जो कि नवंबर 2016 में पूछा गया था। दोस्तों वर्तमान समय में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं 2021 के यूपी आरबीएनएल एग्जाम की तैयारी के लिए यह पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम देने से पहले एक बार इस पेपर को जरूर रिवीजन कर लें। इस पेपर को देने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप पेन और पेपर ले लें ताकि इसमें दिए गए प्रश्नों को आप स्वतः ही हल कर लें। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, आपको सही उत्तर पे खुद पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी डीसी जनरेटर में लैप बाइंडिंग को किन अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे 4 विकल्प हैं, आपको सही विकल्प की पहचान करनी है। क्वेश्चन एक बार फिर से, किसी डीसी जनरेटर में लैप बाइंडिंग किस अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों डीसी जनरेटर में लैप बाइंडिंग क्यों किया जाता है, तो आपके विकल्प हैं उच्च करंट तथा उच्च वोल्टेज के लिए, निम्न करंट तथा निम्न वोल्टेज के लिए, निम्न करंट तथा उच्च वोल्टेज के लिए तथा उच्च करंट तथा निम्न वोल्टेज के लिए। आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 उच्च करंट तथा निम्न वोल्टेज के लिए। हम डीसी जनरेटर में लैप बाइंडिंग उच्च करंट तथा निम्न वोल्टेज के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आम कलेक्टर एम्पलीफायर का गुण क्या है। दोस्तों यहां पर कलेक्टर एम्पलीफायर का गुण पूछ रहा है, जिसके 4 विकल्प हैं, आपको सही विकल्प की पहचान करनी है। विकल्प हैं उच्च वोल्टेज वृद्धि, उच्च इनपुट प्रतिबाधा, निम्न इनपुट प्रतिबाधा या निम्न करंट वृद्धि, जिसका राइट आंसर होगा उच्च इनपुट प्रतिबाधा। दोस्तों इसका विकल्प नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, फैराडे के नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ का द्रव्यमान किससे अनुपातिक है, जिसके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है विद्युत और विद्युत रासायनिक की मात्रा के समतुल्य, दूसरा है विद्युत धारा के प्रवाहित होने का समय, तीसरा है केवल वोल्टेज और चौथा है केवल विद्युत धारा, जिसमें आपको सही विकल्प की पहचान करनी है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत और विद्युत रासायनिक मात्रा के समतुल्य। इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक लघु परिपथ ब्रेकर किसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर से, एक लघु परिपथ ब्रेकर किसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके ऑप्शन है ओवरलोड और आग के खिलाफ, शॉर्ट सर्किट और आग के खिलाफ, ओवरलोड और लघु परिपथ के खिलाफ या ओवर वोल्टेज और आग के खिलाफ। इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प की पहचान करनी है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ओवरलोड और लघु परिपथ के खिलाफ यह सुरक्षा प्रदान करता है, हमारा जो लघु परिपथ ब्रेकर होता है। अगला क्वेश्चन है, चालकता की इकाई क्या है, जिसके 4 विकल्प है। चालकता की इकाई क्या है, विकल्प है हमारे महोस, महोस प्रति मीटर, ओम, ओम प्रति मीटर, जिसमें आपको सही विकल्प का पहचान करना है, जिसका राइट आंसर है महोस। दोस्तों चालकता की इकाई महोस होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मापन उपकरणों में से कौन सा एसी और डीसी दोनों करंट के लिए उपयोग किया जाता है। यहां पर ध्यान दें, एसी और डीसी दोनों करंट के लिए उपयोग किए जाने वाला मापक उपकरण पूछ रहा है इस प्रश्न में, जिसके ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण, मूविंग क्वाइल उपकरण, इंडक्शन प्रकार का उपकरण या मूविंग आयरन उपकरण, जिसमें से आपको राइट आंसर का पहचान करना है, जिसका राइट आंसर होगा मूविंग आयरन उपकरण। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर मूविंग आयरन उपकरण है। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर का सेफ्ट टार्क इसके आर्मेचर टार्क से कम है, जिसका कारण क्या है। दोस्तों इसमें कारण पूछ रहा है। क्वेश्चन एक बार फिर से, डीसी मोटर का सेफ्ट टार्क इसके आर्मेचर टार्क से कम है, जिसका कारण आपसे पूछ रहा है, जिसके विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प है भंवर धारा क्षति, कॉपर क्षति, आयरन क्षति या चक्रीय क्षति, जिसका राइट आंसर होगा चक्रीय क्षति, ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है चक्रीय क्षति। अगला प्रश्न है,
किस डीसी मोटर में निम्न गति पर उच्च टार्क होता है? दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर से, किस डीसी मोटर में निम्न गति पर उच्च टार्क होता है? जिसमें से आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। यूनिवर्सल मोटर, कंपाउंड मोटर, शंट मोटर या सीरीज मोटर? कौन सा मोटर है जो निम्न गति पर उच्च टार्क होता है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सीरीज मोटर। दोस्तों सीरीज मोटर डीसी सीरीज मोटर कहलाता है और यह निम्न गति पर इसका टार्क बहुत ही ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, 3 पिन वाले प्लग में तीसरी पिन किस लिए प्रदान की जाती है? यहां पे 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको चारों विकल्प में से सही आंसर की पहचान करनी है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो हमारा 3 पिन वाला प्लग होता है उसमें तीसरा पिन जो मोटा होता है वो किस लिए होता है? तो यहां पे विकल्प दिए हैं, आप सही विकल्प का चयन करें। जिसका राइट आंसर होगा भू संपर्कन प्रदान करने के लिए, अर्थात अर्थिंग से जोड़ने के लिए उसे तीसरी पिन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भू संपर्क तार अर्थात अर्थिंग तार किससे बना होता है? दोस्तों प्रश्न एक बार फिर से, भू संपर्क तार यानी अर्थिंग तार जो हम प्रयोग करते हैं वो किससे बना होता है? जिसके ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन या गैल्वेनाइज स्टैंडर्ड स्टील। इस चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पहचानना है। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गैल्वेनाइज स्टैंडर्ड स्टील इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी डीसी जनरेटर की बाहरी विशेषता के बीच संबंध बताती है? दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर से, किसी डीसी जनरेटर की बाहरी विशेषता के बीच संबंध बताती है? जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प की पहचान करनी है। जिसका राइट आंसर होगा टर्मिनल वोल्टेज तथा लोड करंट के बीच यह संबंध बताती है। दोस्तों किसी डीसी जनरेटर की बाहरी विशेषता टर्मिनल वोल्टेज तथा लोड करंट के बीच संबंध बताती है। अगला प्रश्न है, वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ है कि तार बिना किसी क्षति के को झेल लेगा। जिसमें ऑप्शन है 2 गुने वोल्टेज, दी गई वोल्टेज, आधे वोल्टेज या √3 गुना वोल्टेज। जिसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दी गई वोल्टेज। दोस्तों वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ है कि तार बिना किसी क्षति के दी गई वोल्टेज को झेल लेगा। अगला प्रश्न है, एक शुद्ध प्रेरकीय एसी परिपथ में विद्युत धारा, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वोल्टेज से 90 डिग्री कम रहती है। दोस्तों एक शुद्ध प्रेरकीय एसी परिपथ में विद्युत धारा वोल्टेज से 90 डिग्री कम रहती है। अगला प्रश्न है, भूमि के प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जिसमें आपको विकल्प दिए गए हैं, मल्टीमीटर, अर्थ टेस्टर, डिजिटल वोल्टमीटर या मेगर। आप सही विकल्प का चयन करें। जिसका राइट आंसर होगा मेगर। दोस्तों मेगर से हम भूमि के प्रतिरोध को मापते हैं। अगला प्रश्न है, एक 3 फेज विद्युतीय मशीन में फेज के बीच विद्युतीय कोण कितना होगा? दोस्तों प्रश्न एक बार फिर से, एक 3 फेज विद्युतीय मशीन में फेज के बीच विद्युतीय कोण कितना होगा? विद्युतीय कोण पूछ रहा है। जिसके ऑप्शन दिए गए हैं 180 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री या 360 डिग्री। आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिसका राइट आंसर होगा 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल को में जोड़ा जाता है? जिसमें 4 विकल्प हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न एक बार फिर से, किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल को में जोड़ा जाता है? जिसके विकल्प हैं आर्मेचर वाइंडिंग के साथ पैरेलल में, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में, लोड के साथ समानांतर में या लोड के साथ सीरीज में। आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिसका राइट आंसर होगा इंटरपोल जो होता है हमारा वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर नोट कर लें। अगला प्रश्न है, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में
अमीटर और वोल्टमीटर को जोड़ने का सही विधि क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि इसमें से सही विकल्प है जो कि एमीटर और वोल्टमीटर को जोड़ने की विधि है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अमीटर लोड के साथ सीरीज में और वोल्टमीटर पैरेलल में जोड़ा जाता है। दोस्तों, जो हमारा एमीटर होता है यानी कि एम्पियर मीटर होता है वो लोड के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है और जो वोल्टमीटर होता है वो पैरेलल में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, एक एंड गेट होता है। दोस्तों, एक एंड गेट होता है जिसके ऑप्शन है मेमोरी सर्किट, रिलेक्टेंस सर्किट, संयोजन सर्किट या अनुक्रमीय सर्किट। दोस्तों, इसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है, जिसका राइट आंसर होगा संयोजन सर्किट। दोस्तों, जो हमारा एंड गेट होता है वह एक संयोजन सर्किट होता है। अगला प्रश्न है, लैब वाउंड डीसी मशीन में समानांतर पथों की संख्या किस समान होगी? दोस्तों, प्रश्न में पूछ रहा है कि डीसी मशीन में लैब वाउंड में समानांतर पथों की संख्या किसके समान होगी? जिसमें आपको ऑप्शन है खंभों अर्थात पोलों की संख्या से 2 गुनी, पोलों की संख्या से 3 गुनी, पोलों की संख्या के बराबर या पोलों की संख्या से 1.5 गुना। जिसका राइट आंसर होगा खंभों अर्थात पोलों की संख्या के बराबर ही होगी। दोस्तों, लैब बाउंड डीसी मशीन में समानांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का सबसे हल्का कण है? दोस्तों, परमाणु का सबसे हल्का कण क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या आयन। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको सही विकल्प का चयन करना है, जिसमें राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन परमाणु का सबसे हल्का कण होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग में प्रति चक्र वोल्टेज होगा। दोस्तों, यहां पे 4 विकल्प हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सामान्य मूल्य क्या? दोस्तों, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग में प्रति चक्र वोल्टेज सामान्य मूल्य का होगा। अगला प्रश्न है, किसी ट्रांसफार्मर को में रेटेड किया जाता है। दोस्तों, यहां पे ट्रांसफार्मर की रेटिंग पूछ रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, यहां पे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, केवीए। दोस्तों, ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है वो केवीए किलो वोल्ट एम्पियर में निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन के लिए उच्च वोल्टेज को उपयोग करने का कारण है। यहां पे प्रश्न एक बार फिर से, इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन के लिए उच्च वोल्टेज के उपयोग करने का कारण है। दोस्तों, हमारा जो ट्रांसमिशन होता है, विद्युत का ट्रांसमिशन, वहां पे हम उच्च वोल्टेज का ट्रांसमिशन करते हैं। वही आपसे कारण पूछ रहा है कि ऐसा हम क्यों करते हैं, जिसके ऑप्शन है पावर फैक्टर में वृद्धि हुई, ट्रांसमिशन क्षतियों में कमी हुई, सिस्टम विश्वसनीयता में वृद्धि हुई, ट्रांसमिशन में समय की कमी हुई। यहाँ पे चारों विकल्प में से आपको सही विकल्प की पहचान करनी है, जिसका राइट आंसर होगा ट्रांसमिशन क्षतियों में कमी हुई। अगला प्रश्न है, घरेलू बिजली वायरिंग पर काम करते समय कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नहीं है? प्रश्न एक बार फिर से, घरेलू बिजली वायरिंग पर काम करते समय कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात सेफ्टी डिवाइस नहीं है? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही विकल्प की पहचान करनी है कि कौन सा सेफ्टी डिवाइस नहीं है विद्युत पर कार्य करने के लिए, जिसके ऑप्शन है दस्ताने, विद्युत रोधी उपकरण, काले चश्मे या विद्युत रोधी जूते। दोस्तों, इस प्रश्न का आपको सही विकल्प पहचान करना है, जिसका राइट आंसर होगा काले चश्मे। दोस्तों, घरेलू बिजली वायरिंग पर काम करते समय आपको काले चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है, एक घर के वायरिंग परिपथों में लैंप कैसे जोड़े जाते हैं? दोस्तों, हमारे घर में जो वायरिंग होती है उसमें सभी लैंप किस प्रकार से जुड़े होते हैं, वही प्रश्न में पूछ रहा है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प के अनुसार आपको आंसर देना है, जिसमें आपके विकल्प हैं कुछ श्रेणी क्रम में और कुछ समानांतर में, सभी समानांतर में, सभी श्रेणी में, लोड घर के लोड पर निर्भर करता है। दोस्तों, आपको सही उत्तर का चयन करना है, जिसमें से आपका राइट आंसर होगा सभी समानांतर में होते हैं। दोस्तों, हमारे घर में जो वायरिंग होती है तो सभी प्रकार के लैंप
या फिर जितने भी लोड होते हैं सभी एक दूसरे के समानांतर क्रम में ही जुड़े होते हैं, कोई सीरीज क्रम में नहीं जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, किसी इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति कितनी होती है? दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे सभी प्रकार के टेक्निकल एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए, आपको सही विकल्प का पहचान करना है। प्रश्न एक बार फिर से, किसी इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति कितनी होती है? यहाँ पे रोटर करंट की आवृत्ति का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जिसके ऑप्शन है हमेशा सप्लाई आवृत्ति के बराबर, स्लिप गुणे सप्लाई आवृत्ति के बराबर, हमेशा सप्लाई आवृत्ति से अधिक, सप्लाई आवृत्ति बटे स्लिप के बराबर। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लिप गुणे सप्लाई आवृत्ति के बराबर। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें धनात्मक आवेश होता है? दोस्तों धनात्मक आवेश निम्नलिखित में से किसमें होता है? यहाँ पे 4 विकल्प हैं, प्रोटॉन, परमाणु, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। इसमें से किस में धनात्मक चार्ज होता है? जिसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन। दोस्तों प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है। अगला प्रश्न है, एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की क्रिया किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों प्रश्न एक बार फिर से, एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की क्रिया किस रूप में जानी जाती है? यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प की पहचान करनी है, जिसके ऑप्शन है विद्युत परिष्करण, विद्युत धातु क्रम, विद्युत मुद्रण या विद्युत लेपन। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है कि एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की क्रिया किस रूप में जानी जाती है? जिसका राइट आंसर होगा विद्युत लेपन अर्थात इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण सप्लाई आवृत्ति के बढ़े बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित होगा? दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण सप्लाई आवृत्ति में बढ़े बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित होगा? जिसके विकल्प हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण, हॉट वायर उपकरण, मूविंग कॉइल उपकरण या इंडक्शन टाइप उपकरण। दोस्तों इसमें सही विकल्प का चयन करना है, जिसका राइट आंसर होगा इंडक्शन उपकरण। इस प्रश्न का सही आंसर होगा इंडक्शन उपकरण। अगला प्रश्न है, 110 वोल्ट की आपूर्ति के लिए 220 वोल्ट का तापक उपकरण उपयोग किया जाता है, इसके द्वारा उत्पन्न की गई ऊष्मा कितनी होगी? जिसके विकल्प हैं आधा, 4 गुना से अधिक, 2 गुनी या 1/4। सही आंसर की आपको पहचान करनी है, जिसका राइट आंसर होगा 1/4। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एंड गेट। दोस्तों यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 किसी सीरीज स्विचिंग सर्किट के तुल्य होता है, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी मापक उपकरण में डैंपिंग का प्रयोजन होता है? दोस्तों यहाँ पे 4 विकल्प है, उपकरणों की सटीकता बढ़ाना, संकेतक के विक्षेपण के लिए टार्क पैदा करना, विक्षेपण टार्क के बराबर संतुलित टार्क पैदा करना या संकेतक को तेजी से स्थिर स्थिति पर लाना। इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है, जिसका राइट आंसर होगा किसी मापन उपकरण में डैंपिंग का प्रयोजन ऑप्शन नंबर 4 संकेतक को तेजी से स्थिर स्थिति में लाना होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम किससे संबंधित है? दोस्तों यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम किससे संबंधित है? यहाँ पे विकल्प है समतुल्य प्रतिरोध के, जंक्शन वोल्टेज के, वोल्टेज कम होना, जंक्शन विद्युत धारा के। इसमें से आपको सही आंसर की पहचान करनी है, जिसका राइट आंसर होगा वोल्टेज कम होना। अगला प्रश्न है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर स्टेशनों में। दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक का अर्थ होता है कि जो बहते हुए नदी में बांध बनाकर जो हम विद्युत बनाते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं, उस प्रकार के पावर जनरेटर संयंत्रों में। जिसके 4 विकल्प हैं, आपको सही विकल्प की पहचान करनी है। विकल्प है परिचालन लागत कम है, आरंभिक लागत उच्च है। दूसरा विकल्प है परिचालन लागत और आरंभिक लागत दोनों ही कम है।
तीसरा विकल्प है परिचालन लागत उच्च है, आरंभिक लागत कम है। या चौथा विकल्प है परिचालन लागत और आरंभिक लागत दोनों ही उच्च हैं। दोस्तों, हमारा जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है, यानी कि जो नदियों में बांध बनाकर बिजली बनाई जाती है, उसमें परिचालन लागत कम होता है, लेकिन आरंभिक लागत, उसको बैठाने का लागत सबसे ज्यादा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किसी सीरीज मोटर को शून्य लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि। दोस्तों, प्रश्न में पूछ रहा है कि हमारा जो डीसी सीरीज मोटर होता है उसको बिना लोड के यानी शून्य लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि रीजन आपसे पूछ रहा है, जिसके रीजन है आर्मेचर करंट नगण्य होगा, गति खतरनाक रूप से उच्च होगी। ऑप्शन 3 है आर्मेचर करंट उच्च होगा, या विकल्प 4 है शून्य लोड पर कोई टॉर्क पैदा नहीं होगी। आपको सही विकल्प का चयन करना है, जिसका राइट आंसर होगा कि जो डीसी सीरीज मोटर होता है उसे शून्य लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि गति खतरनाक रूप से उच्च होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रारंभिक वाइंडिंग से होकर जाते करंट द्वारा बना फ्लक्स में ईएमएफ प्रेरित करता है। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प है केवल ट्रांसफार्मर कोर, प्राथमिक व द्वितीयक दोनों वाइंडिंग, केवल प्राथमिक वाइंडिंग, या ऑप्शन 4 है केवल द्वितीयक वाइंडिंग। जिसका राइट आंसर होगा प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग दोनों ही। दोस्तों, प्राथमिक वाइंडिंग से होकर जाते करंट द्वारा बना फ्लक्स प्राथमिक व द्वितीयक दोनों वाइंडिंग में ईएमएफ प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है 200 वोल्ट 10:1 टर्न अनुपात ट्रांसफार्मर को हम गलती से 200 वोल्ट डीसी सप्लाई से जोड़ दें तो परिणाम स्वरूप क्या होगा। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछ रहा है कि मान लीजिए कि एक ट्रांसफार्मर है जो कि 200 वोल्ट 10:1 टर्न अनुपात का है। दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर को हम गलती से डीसी सप्लाई के साथ जोड़ दें तो क्या होगा। जिसकी ऑप्शन है प्राथमिक वाइंडिंग क्षतिग्रस्त होगी, यानी कि ये वाइंडिंग जल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक व द्वितीयक दोनों वाइंडिंग क्षतिग्रस्त होगी, यानी कि ये दोनों वाइंडिंग जल जाएगी। तीसरा ऑप्शन है 200 वोल्टेज डीसी द्वितीयक वाइंडिंग पर उपलब्ध होगा। ऑप्शन 3 कह रहा है कि इस वाइंडिंग पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उस पर 200 वोल्टेज हमको प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 4 है 20 वोल्ट डीसी द्वितीयक वाइंडिंग पर उपलब्ध होगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इस द्वितीयक यानी सेकेंडरी वाइंडिंग पर केवल 20 वोल्ट डीसी प्राप्त होगा। जिसका राइट आंसर होगा प्राथमिक वाइंडिंग क्षतिग्रस्त होगी। दोस्तों, यदि हम किसी भी ट्रांसफार्मर को कोई भी ट्रांसफार्मर को यदि हम डीसी सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं तो उसमें होता क्या है कि ये प्राथमिक जो वाइंडिंग होती है, फर्स्ट वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, वो जल जाती है। अगला प्रश्न है एक डीसी जनरेटर में बदलता है। दोस्तों, एक डीसी जनरेटर किस प्रकार की ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, प्रश्न में यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प की पहचान करनी है। प्रश्न एक बार फिर से, एक डीसी जनरेटर में बदलता है। विकल्प है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही आसान सा है, जिसका राइट आंसर होगा एक डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है 1000 ओम 1 वाट का एक प्रतिरोध कितनी विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित कर लेता है। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, 150 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर, या 100 मिली एम्पियर। दोस्तों, प्रश्न एक बार फिर से, 1000 ओम 1 वाट का एक प्रतिरोध अपने अंदर से कितनी विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित कर लेता है। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30 मिली एम्पियर। अगला प्रश्न है विद्युत धारा I3 किसके बराबर होगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में यहाँ पे I3 है, ये किसके बराबर होगी, यानी कि I3 का मान क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये KCL लॉ है, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ में आने वाली धारा, किसी बिंदु पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा होती है, यानी आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर होती है। तो जो आ रही है धारा, जैसे ये आ रही है, ये आ रही है और ये आ रही है, इन तीनों को हम जोड़ देंगे उसी के बराबर, ये और ये,
तो इससे हमको प्राप्त हो जाएगा कि I3 का मान कितना होगा। इस प्रकार हम हल करेंगे तो हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प हैं 9 एम्पियर, 8 एम्पियर, 2 एम्पियर या 5 एम्पियर। जिसका राइट आंसर होगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे हम तो 9 एम्पियर इसका राइट आंसर हमको प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, एक ट्रांजिस्टर में तीर का प्रतीक विद्युत धारा की दिशा को किस ओर दर्शाता है। दोस्तों प्रश्न एक बार फिर से, एक ट्रांजिस्टर में तीर का प्रतीक विद्युत धारा की दिशा को किस ओर दर्शाता है। जिसके विकल्प हैं आधार की तरफ, उत्सर्जक की तरफ, आधार और संग्रहता की तरफ या संग्रहता की तरफ। जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्सर्जक की तरफ। अगला प्रश्न है, एक ज्यावक्रीय तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर का मान कितना होगा। दोस्तों इस प्रश्न में ज्यावक्रीय तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर का मान पूछ रहा है। जिसके विकल्प हैं 1, 0.55, 1.11 या 2.22। इस प्रश्न में आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1.11 इसका प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, धनात्मक लॉजिक वाला कोई नैंड सर्किट किस तरह से काम करता है। यहां पे 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक लॉजिक के साथ नॉर गेट की तरह काम करता है। अगला प्रश्न है, दोनों तरफ के एक स्विच में टर्मिनलों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों इस प्रश्न में पूछ रहा है कि जो हमारा 2 वे स्विच होगा उसमें कितने टर्मिनल होते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे 2 वे स्विच होते हैं उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, जिसमें से हमारा 2 आउटपुट की तरफ जाता है और 1 इनपुट यानी कि फेज सप्लाई दी जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3। अगला प्रश्न है, किसी मोटर द्वारा विकसित यांत्रिक पावर तब अधिकतम होगी जब, यहां पे विकल्प दिए गए हैं, विकल्प हैं बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज के बराबर होता है, बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज से 25% होता है, बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज के 75% होता है या बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज से आधा होता है। आपको सही आंसर का चयन करना है। जिसका राइट आंसर होगा, किसी मोटर द्वारा विकसित यांत्रिक पावर तब अधिक होगी जब बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज से आधा होता है। दोस्तों बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज से आधा होता है, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही आसान है और यह प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। जिसमें आपके ऑप्शन है लेंज के नियम, किरचैफ के नियम, फ्लेमिंग के भात के नियम या म्यूचुअल इंडक्शन के नियम। प्रश्न एक बार फिर से, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिसका राइट आंसर होगा, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका प्रश्न का सही आंसर होगा म्यूचुअल इंडक्शन। अगला प्रश्न है, एक स्टार कनेक्टेड प्रणाली में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होती है। यहाँ पे 4 विकल्प हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। दोस्तों प्रश्न एक बार फिर से, एक स्टार कनेक्टेड प्रणाली में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होगी। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, √3 गुणे फेज वोल्टेज के बराबर होगी। स्टार कनेक्टेड प्रणाली में लाइन वोल्टेज √3 गुणे फेज वोल्टेज के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, घरों में लगा ऊर्जा मीटर, हमारे घरों में जो ऊर्जा मीटर लगा होता है वो क्या मापता है। दोस्तों यहाँ पे 4 विकल्प हैं, ऊर्जा को मापता है, करंट को मापता है, केवीए को मापता है या बिजली को मापता है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिसका राइट आंसर होगा, घरों में लगा ऊर्जा मीटर ऊर्जा को मापता है, यानी विकल्प संख्या ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी एम्पलीफायर में आवृत्ति डिस्टॉर्शन का कारण होता है। यहां पे 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिसका राइट आंसर होगा प्रतिक्रिया तत्व। इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रतिक्रिया तत्व। अगला प्रश्न है, एक संतुलित 3 फेज स्टार कनेक्टेड प्रणाली में प्रत्येक फेज से एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, न्यूट्रल तार में विद्युत वाहक बल कितनी होगी। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है कि न्यूट्रल तार में विद्युत धारा कितनी होगी।
जिसका राइट आंसर होगा न्यूट्रल तार में विद्युत धारा 0 एम्पियर होगी। दोस्तों यह प्रश्न का सही विकल्प है 0 एम्पियर। अगला प्रश्न है किसी डीसी शंट मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाता है और टार्क समान बना रहता है तो जिसके ऑप्शन है गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर करंट समान बना रहेगा, गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर करंट दोगुना हो जाएगा, गति तथा आर्मेचर करंट दोनों आधे हो जाएंगे, गति तथा करंट आर्मेचर करंट दोनों समान बने रहेंगे। जिसका राइट आंसर होगा गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर करंट दोगुना हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स पर निर्भर करता है। दोस्तों प्रश्न में पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स किस पर निर्भर करता है। जिसके ऑप्शन है लोड करंट पर, लोड करंट व पावर फैक्टर पर, द्वितीयक वोल्टेज तथा सप्लाई आवृत्ति पर, लोड करंट तथा द्वितीयक वोल्टेज पर। आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिसका राइट आंसर होगा लोड करंट पर। दोस्तों करंट में लीकेज फ्लक्स लोड करंट पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। जिसके ऑप्शन है 1 जूल के, 1 जूल प्रति कूलाम के, 1 कूलाम प्रति जूल के, 1 कूलाम को गतिमान करने के लिए किए गए कार्य पे। जिसका राइट आंसर होगा 1 जूल प्रति कूलाम के। अगला प्रश्न है स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाता है। प्रश्न में पूछ रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है। इसके ऑप्शन है वोल्टेज, आवृत्ति, बिजली और करंट। दोस्तों प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिसका राइट आंसर होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों प्रश्न एक बार फिर से, बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन है झाग से भरे अग्निशामक, पानी से भरे गैस, कॉटेज अग्निशामक, हेलेन अग्निशामक या संग्रहित दबाव भरे पानी के अग्निशामक। जिसके राइट आंसर है हेलेन टाइप के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है भूमिगत भूसंपर्कन में भूसंपर्कन की क्षमता होगी। जिसमें आपके विकल्प हैं प्लेट के क्षेत्र और गड्ढे की गहराई में वृद्धि करने पर बढ़ जाती है, प्लेट के क्षेत्रफल के अनुसार घटती है, यदि गड्ढे की गहराई बढ़ती है तो घट जाती है, यदि मिट्टी सूखी और लवड़ी है तो बढ़ जाती है। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिसका राइट आंसर होगा प्लेट के क्षेत्र और गड्ढे की गहराई में वृद्धि पर यह बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण को के मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पे 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प है केवल करंट तथा वोल्टेज, केवल वोल्टेज, करंट तथा वोल्टेज तथा पावर, केवल वोल्टेज तथा पावर। जिसमें से आपको सही एक आंसर चूज करना है। जिसका राइट आंसर होगा केवल वोल्टेज। दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण को केवल वोल्टेज मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रेरणीय प्रतिघात की इकाई क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि प्रेरकीय प्रतिघात की इकाई क्या है, यूनिट क्या है। जिसके ऑप्शन है ओम, फैराडे, वेबर या हेनरी। जिसका राइट आंसर होगा ओम। प्रेरकीय प्रतिघात का इकाई हमारा ओम होता है। अगला प्रश्न है एक प्रत्यावर्तीय तरंग यानी कि एसी वेव में एक पूर्ण चक्र में विद्युतीय डिग्री कितनी होगी। दोस्तों प्रश्न एक बार फिर से, एक एसी तरंग यानी कि प्रत्यावर्ती तरंग के लिए पूर्ण चक्रण में विद्युतीय डिग्री कितनी होगी। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है, ये पूछ रहा है कि ये पूरी डिग्री कितनी होगी। जिसमें से ऑप्शन है 270, 90, 360 या 180। आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 360। इसकी टोटल डिग्री 360 होती है। दोस्तों एक प्रत्यावर्ती तरंग के लिए एक पूर्ण चक्रण में विद्युतीय डिग्री 360 डिग्री होती है। अगला प्रश्न है
विद्युत अपघटन प्रक्रिया के लिए आवश्यक विद्युत धारा को क्या कहा जाता है? यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। बहुत अधिक वोल्टेज पर दृष्ट धारा अर्थात डीसी करंट, बहुत कम वोल्टेज पर प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी करंट, बहुत कम वोल्टेज पर दृष्ट धारा, बहुत अधिक वोल्टेज पर प्रत्यावर्ती धारा। जिसका राइट आंसर होगा बहुत कम वोल्टेज पर दृष्ट धारा अर्थात डीसी करंट। अगला प्रश्न है, क्लास सी एम्पलीफायर में कलेक्टर करंट के लिए प्रभावित होता है। यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। आधी से अधिक इनपुट साइकिल, आधी से कम इनपुट साइकिल, आधी इनपुट साइकिल या पूरे इनपुट साइकिल। यहाँ चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिसका राइट आंसर होगा आधी से कम इनपुट साइकिल। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। दोस्तों प्रश्न में पूछ रहा है विद्युत ऊर्जा की इकाई है, जिसके ऑप्शन है किलो एम्पियर, किलोवाट घंटा, किलोवाट या किलो वोल्ट। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा किलोवाट घंटा। प्रश्न का सही आंसर होगा विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत किए गए भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड की स्थापित प्रणाली से दूरी कितनी होनी चाहिए? जिसके विकल्प हैं 1.5 मीटर, 0.5 मीटर, 2.5 मीटर या 4 मीटर। जिसका राइट आंसर होगा 1.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टमीटर की प्रेशर कॉइल में होती है। दोस्तों वोल्टमीटर की प्रेशर कॉइल में होती है। जिसके ऑप्शन है मोटे तार के अधिक चक्कर, मोटे तार के थोड़े से यानी कुछ चक्कर, महीन तार के अधिक चक्कर या महीन तार के कुछ चक्कर। जिसका राइट आंसर होगा महीन तार के अधिक चक्कर। दोस्तों वोल्टमीटर के प्रेशर कॉइल में महीन तार के अधिक चक्कर से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है? दोस्तों प्रश्न में पूछ रहा है ओम का जो नियम होता है किस पर लागू नहीं होता है? जिसमें ऑप्शन है अर्धचालक पर, इलेक्ट्रॉन के प्रतिरोध पर, उच्च वोल्टेज परिपथ पर या एसी परिपथ पर। आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिसका राइट आंसर होगा अर्धचालक पर। दोस्तों अर्धचालक पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कुचालक की परावैद्युतिक शक्ति अधिक होती है? प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन से कुचालक की परावैद्युतिक शक्ति अधिक होती है? चार विकल्प दिए गए हैं, कांच की, पोर्सलेन की, माइका की या फाइबर की। जिसका राइट आंसर होगा माइका की। दोस्तों माइका की परावैद्युतिक शक्ति अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति 1/4 की कमी कर दी जाए तो विद्युत धारा होगी। प्रश्न एक बार फिर से, एक शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में यदि हम सप्लाई आवृत्ति यानी कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी 1/4 की कमी कर दें तो विद्युत धारा क्या होगी? जिसके ऑप्शन है 4 गुना अधिक हो जाएगी, 1/4 कम हो जाएगी, आधी हो जाएगी या 2 गुनी हो जाएगी। जिसका राइट आंसर होगा 1/4 कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों तरफ के स्विचों के लिए किस प्रकार की वायरिंग की आवश्यकता होगी? प्रश्न एक बार फिर से, दोनों तरफ के स्विचों के लिए किस प्रकार की वायरिंग की आवश्यकता होगी? विकल्प है एक स्थान से एक लैंप द्वारा नियंत्रण, सीढ़ी नुमा वायरिंग, फ्लोरोसेंट वायरिंग, प्रशीतक व कनेक्शन। जिसका राइट आंसर होगा सीढ़ी नुमा वायरिंग। अगला प्रश्न है, एफईटी एक डिवाइस है जिसमें होता है। प्रश्न एक बार फिर से, एफईटी एक डिवाइस है जिसमें होता है। आपके विकल्प हैं उच्च इनपुट प्रतिबाधा और नियंत्रण विद्युत धारा, निम्न इनपुट और नियंत्रण वोल्टेज या निम्न इनपुट प्रतिबाधा और नियंत्रण विद्युत धारा, या ऑप्शन चौथा है उच्च इनपुट प्रतिबाधा और नियंत्रक वोल्टेज। जिसका राइट आंसर होगा उच्च इनपुट प्रतिबाधा और नियंत्रित वोल्टेज। अगला प्रश्न है, 1 एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है? दोस्तों प्रश्न एक बार फिर से, 1 एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है 1 वाट प्रति सेकेंड, 1 कूलाम प्रति सेकेंड,
1 वोल्ट प्रति सेकेंड या 1 कूलाम प्रति वोल्ट? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1 कूलाम प्रति सेकेंड के रूप में 1 एम्पियर को परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में उपयोगी काम करने के लिए उपलब्ध टार्क को कहा जाता है? दोस्तों प्रश्न एक बार फिर से, डीसी मोटर में उपयोगी काम करने के लिए उपलब्ध टार्क को कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है सेफ्ट टार्क, बेकिंग टार्क, लास्ट टार्क या आर्मेचर टार्क? जिसका राइट आंसर होगा सेफ्ट टार्क। दोस्तों डीसी मोटर में उपयोगी काम करने के लिए उपलब्ध टार्क को हम सेफ्ट टार्क कहते हैं। अगला प्रश्न है, कम वोल्टेज मापन के लिए रेटेड किए गए किसी वोल्टामीटर को जोड़कर उच्चतर वोल्टेज रेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? जिसके 4 ऑप्शन है, सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न एक बार फिर से, कम वोल्टेज मापन के लिए रेटेड किए गए किसी वोल्टामीटर को जोड़कर उच्चतर वोल्टेज रेटिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है? जिसके ऑप्शन है, उच्च प्रतिरोध को सीरीज में, अति उच्च प्रतिरोध को पैरेलल में, कम प्रतिरोध को पैरेलल में या उच्च प्रतिरोध को पैरेलल में? आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिसका राइट आंसर होगा उच्च प्रतिरोध को सीरीज क्रम में जोड़कर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक साइन तरंग के लिए आरएमएस मान 100 एम्पियर है। यहां पे दिया गया है एक साइन वेव के लिए आरएमएस मान 100 एम्पियर है, इसका शीर्ष मान क्या होगा? विकल्प है 70.7 एम्पियर, 283 एम्पियर, 141 एम्पियर या 150 एम्पियर? आपको सही विकल्प की पहचान करनी है। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 141 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है? दोस्तों प्रश्न में पूछ रहा है ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है? जिसके ऑप्शन है अर्धचालक पर, इलेक्ट्रॉन के प्रतिरोध पर, उच्च वोल्टेज परिपथ पर या एसी परिपथ पर? जिसका राइट आंसर होगा अर्धचालक पर। अर्धचालक पर हमारा ओम का नियम लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी जाती हैं। दोस्तों ट्रांसमिशन लाइनें जो होती हैं वो किस रूप में जोड़ी जाती हैं? प्रश्न में पूछ रहा है। यहाँ पे 4 विकल्प हैं, खंभों पर लगे ट्रांसफार्मर से उपभोक्ताओं को, विकल्प दूसरा है पावर स्टेशनों से स्टेप डाउन सब स्टेशनों से उपभोक्ताओं के परिसर को, या फिर स्टेप डाउन सब स्टेशनों से फीडर को? यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है ट्रांसमिशन लाइन इनमें से किसमें जोड़ी जाती है? जिसका राइट आंसर होगा ट्रांसमिशन लाइनें पावर स्टेशन से स्टेप डाउन सब स्टेशनों में जोड़ी जाती हैं। दोस्तों यूपीआरबीएनएल में टोटल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए पूछे जाते हैं। अभी तक हमने मात्र 75 प्रश्नों को हल किया है। बाकी के बचे हुए 75 क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में हल करेंगे। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर कर दे, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों यार प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दो यार, हमें सपोर्ट करो थोड़ा, ताकि हम आपके लिए ढेर सारी वीडियो बनाते रहें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।